हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं काइनेटिक्स चैप्टर का पहला लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स की, बेसिक्स की। तो इस चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले बच्चों बेसिक्स पढ़ने हैं, कुछ फंडामेंटल छोटे छोटे डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स पढ़ने हैं। बेसिक से हम बिल्कुल डेप्थ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पेड़ की जड़ से स्टार्ट करेंगे, जड़ से स्टार्ट करके हम पेड़ की टिप तक जाएंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा चैप्टर है और आसान चैप्टर है, आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। इस चैप्टर से ज्यादा नहीं तब भी आप ये मान के चलो कि 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। इस चैप्टर से नीट के एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन पक्के पक्के हैं 100%। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चों अभिक्रिया का वेग होता क्या है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, और दूसरा अभिक्रिया के वेग का कितना प्रकार है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, तो नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो है बच्चों 2। नीट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो है 2 क्वेश्चन। आप मान के चलो इस चैप्टर से आने आने। ठीक है चलिए, तो चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको बता दूं मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाना। मैं बहुत ही सिस्टमेटिक नोट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। तो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूं, जो मैं आपको लिख रहा हूं, आप इसको अपने रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे स्लाइड्स में आगे बढ़ाता जाऊंगा, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आप इसको अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन को आप अपने रजिस्टर में नोट करें। इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले परिभाषा। इंट्रोडक्शन या जिसको आप बोलते हो रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा। रासायनिक बल गतिकी होता क्या, उसकी परिभाषा। तो मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको रजिस्टर में नोट करेंगे, समझाऊंगा, नोट करेंगे, पक्का। स्टार्ट और प्रैक्टिस करेंगे हम भर के, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत धांसू तरीके से करेंगे, एक एक छोटे से छोटे बारीक चीज को हम समझेंगे और मेरे साथ में आप इसको नोट करते रहेंगे। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप लिखने का काम करोगे ना तो हमें चीजें याद होती रहेंगी। लिखने का काम बंद कर दिया उस दिन हमको चीजें याद होना बंद हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन परिभाषा। देखो क्या लिखा है, रासायनिक बल गतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसमें अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, अभिक्रिया के वेग का। अभिक्रिया के संपन्न होने की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। किसका, क्रियाविधि का। और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि रासायनिक बल गतिकी जो है बेटा, इसके अंदर मुख्य रूप से हमको क्या क्या पढ़ना होता है मैं बताता हूँ। रासायनिक बल गतिकी बेटा एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम समझने का काम करेंगे, सुनना बेटा, है ना। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि लोहे पर जंग लगना। अब मैं आपको बोलूं कि लोहे पर जंग लगता है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर लोहे पर जंग लगता है। ऐसा थोड़ी ना सर कि आज लोहा मार्केट से लेकर के आए और कल जंग लग जाएगा। सर लोहे पर जंग लगता है लेकिन बहुत धीमी गति से लगता है, 3 महीने लग जाएंगे, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1 साल। तो महीने दर महीने और साल दर साल बाद आपको वो जंग लगने की प्रक्रिया दिखाई देगी। तो लोहे पर जंग लगना एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से होती है। मानते हो ये बात? ये बात मानते हो ना, लोहे पर जो जंग लगता है वो बहुत धीमी गति से प्रक्रिया होती है ना। चलो दूसरी हम बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि हाँ दूसरी अभिक्रिया, जैसे मान लो कहीं पे उदासीनीकरण हो रहा है। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया मान लो आपने अम्ल को क्षार में मिलाया, तो ये क्षार और अम्ल तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं अलग जगह पे। मतलब कि तुरंत उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो अम्ल और क्षार तुरंत मिल करके उदासीनीकरण कर लेंगे और लवण का निर्माण कर लेंगे। तो भैया अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जो कि बहुत तेज गति से होती है, फास्ट होती है, मतलब बात समझो। और दूसरा एक है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आज सुबह सुबह हम नया ताजा मार्केट से लोहा लेकर आए और 2 घंटे में जंग लग गया। भैया जंग लगता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 टाइम लगता है, स्लो होती है। तो भैया रासायनिक बल गतिकी एक ऐसा विषय है जिसमें हम इसी प्रकार से अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन करते हैं। कौन सी अभिक्रिया तेज हो रही है कौन सी अभिक्रिया बहुत धीमी गति से हो रही है, कौन सी अभिक्रिया मध्यम गति से हो रही है। समझ मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ आई तो हम सब दिखाओ। अभिक्रिया की गति के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन कहां होता है, रासायनिक बल गतिकी। अच्छा, अब दूसरी बात और क्या अध्ययन होता है, उसके अलावा हम अध्ययन करते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि का। किसका अध्ययन करते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। अभी क्रियाविधि क्या बीमारी, क्रियाविधि क्या बीमारी। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको कोई अभिक्रिया पढ़ाई, SN1 पढ़ाई। अब SN1 पढ़ाई तो आप क्या बोलते हो, सर SN1 की क्रियाविधि क्या है ये तो बता दो। कि भैया हेलो एल्केन से अल्कोहल बना या अल्कोहल से हेलो एल्केन बना। तो गुरुजी ये बना कैसे, क्रियाविधि क्या है। मतलब कि आपने जब A से D का निर्माण किया तो गुरुजी A से D का निर्माण कितने पदों में हो रहा है, कैसे होता है। मान लो ये कोई अभिक्रिया A से D बन रहा है, लेकिन गुरुजी ये तो बता दो A से D बनता कैसे। तो A से D बनता है, मान लो बेटा पहले तो A से B बनेगा, फिर B से C बनेगा और फिर बेटा C से D बनेगा। मतलब कि A से D सीधा नहीं बनता, पहले A से B बना, B से C बना और C से D। मतलब कि क्रियाविधि के बारे में A से D का निर्माण कितने पदों में हुआ, किस तरीके से हुआ, बीच में क्या क्या बनता है, ये सब जानकारी हमको जहां मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रियाविधि। तो रासायनिक बल गतिकी में हम एक तो क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया किस गति से होती है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा बच्चों यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कि मैंने बोला कि भैया कोई अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगा है, तो लोहे पर जंग बहुत तेजी से नहीं बनता, मतलब बहुत धीमे धीमे होता है। अब मान लो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया मान लो अम्लीय परिस्थिति में हो रही है, तो अम्लीय परिस्थिति होगी तो भैया लोहे पर जंग जल्दी लगेगा। बात समझना। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करने वाले कारक कौन कौन से, उसको स्पीड करने वाले कारक कौन कौन से, उसके वेग को बढ़ाने वाले कारक कौन कौन से, उसके वेग को कम करने वाले कारक कौन कौन से। वो कारक जो है उन कारकों का तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, दाब में परिवर्तन करने पर क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन करने पर क्या होगा, उत्प्रेरक से क्या परिवर्तन होगा। तो विभिन्न प्रकार के कारक जो इन कारकों का अध्ययन भी हम किसमें करते हैं, रासायनिक बल गतिकी में। तो याद रखना बेटा रासायनिक बल गतिकी मतलब कि ऐसा विषय जिसमें हम अभिक्रिया के वेग, क्रियाविधि और कारकों का अध्ययन करते हैं, उसके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बेटा रासायनिक बल गतिकी। तो ये तो हो गई परिभाषा नोट करना, जो फटाफट नोट करो, नोट्स ढंग से बनाना भैया, मैं पहले बोल रहा हूं। चाहते हो अगर हमारा अच्छा हो जाए तो बहुत जल्दी के नोट्स हम अच्छे से बनाएं। ठीक है, चल मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। अब आते हैं सेकंड, अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। इसका भी आपको लिखना, ये पूरा लिखना आपको है ना नोट्स में। दूसरा है ये जो अभिक्रिया की गति है, कोई अभिक्रिया किस गति से हो रही है, किस वेग से हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, मतलब झपकते ही हो रही है या महीनों बाद हो रही है या सालों बाद हो रही है या फिर कुछ घंटों बाद हो रही है, कितने समय के बाद कोई अभिक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो रही है। उस अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया कि भैया अभिक्रिया संपन्न कितने समय में हो रही है,
उसके आधार पर 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहली है वेरी फास्ट इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, बहुत ही फास्ट होने वाली अभिक्रिया, पलक झपकते ही सेकंडों में होने वाली अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी हैं जो कि वेरी स्लो, बहुत स्लो होती है, जैसे मैंने बोला लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगता है तो ऐसा थोड़ी ना भैया आज सोए हुए हैं कल सुबह तक उठेंगे जंग लग जाएगा, नहीं, महीनों लग जाते हैं भैया। वेरी स्लो अभिक्रिया। और तीसरा है बच्चों मॉडरेट और स्लो रिएक्शन, मतलब कि मध्यम गति की अभिक्रिया, ना तो बहुत तीव्र होती ना बहुत धीमी होती। फिर 3 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहला बच्चों अति तीव्र अभिक्रिया। सबसे पहला कौन सा है? अति तीव्र, बहुत तेज तात्क्षणिक अभिक्रिया, क्षण भर में हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूं, नोट्स बनाते जाना, मैं जो बता रहा हूं उसको लिखते जाना, लिखोगे तो याद होगा। मेरी बात समझ में आ रही? चैप्टर को स्ट्रांग करना है ना, डॉक्टर बनना है ना भैया। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हाथ चलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा भैया। तो पेन चलाओगे कब? जब आप ढंग से लिखोगे। तो पहला है भैया तात्क्षणिक अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया। तात्क्षणिक मतलब कि क्षण भर में, पलक झपकते सेकंडों में, मिनटों में अभिक्रिया हो जाए। तो देखो सामान्यतया इन अभिक्रियाओं में आयनिक प्रजातियां होती हैं। ये अभिक्रिया पलक झपकते ही होने वाली अभिक्रिया, सेकंडों में होने वाली अभिक्रिया, मिनटों में होने वाली अभिक्रिया, ये सेकंडों में होने वाली अभिक्रिया जो है इनमें कौन सी प्रजाति होती है? आयनिक प्रजाति होती है। आयनिक प्रजाति होती है, इसमें आयन होते हैं। ये अभिक्रिया वहां होती है जहां पे धनायन ऋणायन उपस्थित होते हैं। बात समझना बेटा ध्यान से। तो आपको अगर ये बताना है कि पलक झपकते ही होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो आप बोलना कि सर पलक झपकते ही होने वाली अभिक्रिया तो वो होंगी जहां पे धनायन ऋणायन प्रजातियां उपस्थित होंगी। जैसे देखो सिल्वर धनायन, नाइट्रेट ऋणायन, है ना। इसको थोड़ा और ढंग से लिख लेता हूं। देखो सिल्वर धनायन, नाइट्रेट ऋणायन, धनायन ऋणायन जहां पे जिस अभिक्रिया में सम्मिलित होंगे, जहां आयन सम्मिलित होंगे वो आयनिक अभिक्रिया। आयन मतलब कि आयनिक प्रजाति, आयनिक अभिक्रिया। बेरियम +2 आयन, आयन जहां जहां पर होंगे, हाइड्रोजन प्लस सल्फेट माइनस, आयनों की बात जहां पर होगी वो तेज गति से होगी अभिक्रिया। H+ धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ये है आयनिक अभिक्रिया। क्या भैया? आयनिक अभिक्रिया। तो आयनिक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है, आयन उपस्थित होते हैं जहां पे। अच्छा ये अभिक्रिया जो होती है ना, देखो मैं तो सेकंडों में बोल रहा था, ये तो बोल रहा सेकंड भी नहीं लगते, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको, बहुत कम क्षण भर में। मतलब क्या? देखो 10 की घात -14 या 10 की घात -16 सेकंड। आप देखो 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा, 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा? 10 की घात 14वां हिस्सा। 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा? 10 की घात 16वां हिस्सा। इतने कम समय में होने वाली अभिक्रिया पलक झपकते ही हो जाती है। मतलब कि आपने ऐसे समझिए अभिक्रिया कैसे होती है, आपको इन अभिक्रियाओं की गति कैसे होती है? आपने मिलाया दो लोगों को, हो गई अभिक्रिया। मतलब हमारा दिमाग माइंड काम ना करेगा उससे पहले अभिक्रिया हो जाएगी तुरंत स्पीड से। तो मिलाया और रिएक्शन संपन्न हो गई, इतनी तेज गति से अभिक्रिया। ठीक है अब देखो क्या लिखा है, ऐसी अभिक्रियाओं का वेग ज्ञात करना लगभग असंभव है। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई अभिक्रिया बहुत तेज हो जाए, पलक झपकते ही हो जाए, क्या आप उसकी स्पीड काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे वायुमंडल में उड़ने वाले जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है? 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लो कोई सुपरसोनिक विमान है, बिल्कुल एरोप्लेन, मतलब कि मान लो आप रॉकेट की स्पीड से मान लो कोई जा रहा है तो भी 2000, 4000, 10000 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसा कुछ होता है, मतलब 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास, 5000 के आसपास। लेकिन ये अभिक्रिया तो उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज गति से होती है। अब सोचो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली स्पीड को ही मापना इतना आसान नहीं है। मतलब आजकल तो यंत्र आ गए जिसमें आप मेजरमेंट कर लेते हो, लेकिन बहुत तेज गति है वो, उसकी तुलना में भी ये बहुत तीव्र, बहुत तीव्र। तो जब अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होगी तो सीधी सी बात है यार, मेजरमेंट कैसे कर पाओगे? मापना आसान नहीं होगा। तो ऐसी अभिक्रियाओं को मेजर करना आसान नहीं होता। इन अभिक्रियाओं का वेग मापना लगभग असंभव है। ये होती है बच्चों आयनिक अभिक्रियाएं जिनको आप आसानी से माप सकते हो। तो मैं कैसे नोट कर लेगा? नोट फटाफट नोट बनाओ यार, नोट बनाओ। नोट बनाओ, लिखो एक एक चीज को, लिखोगे नहीं तो बहुत समस्या हो जाएगी। अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बच्चे इतना समझाने के बाद भी बच्चे, पता है क्या क्वेश्चन, कुछ बच्चे होते हैं जिनको समझ में कम आता है। भाई हर बच्चा समझदार नहीं होता है ना अपना, कुछ बच्चे कम समझदार होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम पता कैसे लगाएंगे कि भैया ये वाली अभिक्रिया बहुत तेज गति से हुई है? अबे नालायक, मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि ये अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें आयनिक प्रजातियां होती हैं, आयन उपस्थित है, धनायन ऋणायन उपस्थित है। ये बता चुका हूं मैं तुझे। तब भी वो पूछेगा कि सर बता दो, तो मेरे पास एक जुगाड़ और है, एक तरीका और है। उदासीनीकरण की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ऐसे ध्यान रखना, उदासीनीकरण की अभिक्रिया जो होती है, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसे ध्यान रख बेटा तू, ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, बहुत तीव्र गति से होती है। जहां पे उदासीनीकरण अम्ल क्षार के बीच में जहां पे अभिक्रिया दिख जाए, चिपका देना भैया, बिना सोचे समझे आंख बंद करके चिपका देना, फास्ट होगी बहुत। दूसरा अवक्षेपण की अभिक्रिया, अवक्षेपण की अभिक्रिया, जहां अवक्षेप बनता है, देख देख ये देख श्वेत अवक्षेप बन रहा है, ये देख श्वेत अवक्षेप, बेरियम सल्फेट, जहां पर भी अवक्षेपण की अभिक्रिया हो, जहां भी अवक्षेप बनता हो, चिपका देना आंख बंद करके भैया, सबसे तेज गति से होने वाली अभिक्रिया, अत्यंत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया। तो अभिक्रिया को पहचानने का तरीका बताइए, बहुत तेज गति से होने वाली, बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाओं को पहचानना, ये तरीका। चलो अब बात करते हैं आगे। दूसरा है अति मंद गति से होने वाली अभिक्रियाएं, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीमी गति से होती है। अब कितनी धीमी गति से होती है, देखो क्या लिखा, ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। सुनना, कमरे के तापमान, मतलब कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है, हम जिस तापमान में सर्वाइव करते हैं, उस तापमान पर यह अभिक्रिया मापने योग्य परिवर्तन दर्शाने के लिए कई दिनों या महीनों का समय लगा देती है। मतलब कि ये अभिक्रिया इतनी धीमी गति से होती है ना कि भाई तुझे आलस आ जाएगा, तू सोचेगा अरे छोड़ रहे यार, कौन इसकी पढ़ाई करेगा। लोहे पर जंग लगना इतना धीमी गति से होगा कि आप सोचोगे भाई लोहे पर जंग लगा, चल तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूं, सो के मैं अपनी जिंदगी दूसरे काम में, तो बहुत कुछ काम कर लेगा, सो भी जाएगा, तू उसमें बहुत सारे काम भी निपटा लेगा, है ना, इधर उधर घूम के भी आ जाएगा, अपनी जिंदगी में बढ़िया से 2-4 लोगों की शादी भी करते। तो कहने मतलब लोहे का जंग लगना जो है वो एक लंबा प्रोसेस है, मतलब कि आसानी से जल्दी जल्दी नहीं होगा, बहुत स्लो होगा, बहुत धीमी गति से। देखते हो तो इतना धीमा है ना कि तू सोचेगा यार इतनी धीमी गति से हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी क्या मेजर करें, इसके वेग को निर्धारित करने की जरूरत नहीं, तो वैसे भी बहुत धीमा है, बहुत लूल है। दूसरा, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सामान्य ताप पर H2 और O2 के मध्य होने वाली अभिक्रिया जिससे H2 बनता है। ये ध्यान रखना बच्चों, अगर मुझे पानी का निर्माण करना है, ध्यान रखना बेटा, अगर मुझे पानी का निर्माण करना है, H2 और O2 से मुझे पानी का निर्माण करना है, तो ये वाला प्रोसेस जो है ना बेटा आसानी से नहीं होता। कोई बोलेगा कि मुझे पानी बनाना है, जमीन पर पानी बनाना है, तो मैं काम करता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेता हूँ। तो आपके दिमाग अगर पानी की कमी हो जाए तो
क्यों ना सर मैं ऐसा काम करूंगा कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दूंगा, पानी बन जाएगा। अबे गधे, अगर ऐसा ही करना था तो दुनिया में सारे वैज्ञानिक भैया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके पानी बनाते हैं और भविष्य में होने वाली जो पानी की समस्या है, या कई लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में पानी की कमी होने वाली, तो इस समस्या का सुलझाना होता फिर तो सोचना ही नहीं पड़ता। फिर तो लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, जब पानी का निर्माण करना इतना ही आसान है तो फिर पानी की कमी की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये आसान नहीं है, ये दोनों मिलकर के पानी का निर्माण नहीं कर पाते। आपको अगर इन दोनों को मिलाकर के पानी का निर्माण करना तो भैया उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये जो अभिक्रिया होती है बहुत धीमी गति होती है, तो बहुत धीमा प्रक्रम है, बहुत धीमा, दिनों महीनों साल लग जाते हैं, तो ये आसानी से नहीं होता। उसी प्रकार से आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रूम टेंपरेचर पे CH2 का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, आसानी से नहीं होती। ये कुछ मंद गति से होने वाली अभिक्रिया है। अब आते हैं हम तीसरी अभिक्रियाओं पे, जो है बच्चों कौन सी, मध्यम या मंद गति से। देखो एक तो है अति मंद, अति मंद मतलब कि जो बहुत धीमे हो रही है भैया, मतलब कि हमको आलस आ जाएगा, हम सोचेंगे यार छोड़ यार बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है, बोर हो जाओगे तुम, हो जाओगे ना। लेकिन एक है जो मंद गति से होती है, धीमी तो लेकिन बहुत ज्यादा धीमी नहीं हुई, मतलब कि उस गति से हो रही है जिसका आप वेलोसिटी मेजर कर सकते हो। मध्यम गति की अभिक्रिया है, मॉडरेट रेशियो। इस प्रकार की अभिक्रिया सामान्यतः पर मापने योग्य वेग से संपन्न होती है, मतलब कि ये इतनी ज्यादा धीमे नहीं होती कि आप इसका वेलोसिटी मेजर ना कर सको, इसका वेग मेजर ना कर सको। ये इस गति से होती है कि आप इसका वेग माप सकते हो, आप इसका वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, उस गति से संपन्न होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो आप स्कूटर चला रहे हो, या मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, या मान लो आप स्कूटी चला रहे हो, तो स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी की स्पीड जो होती है उसको आप मेजर कर सकते हो ना, माप सकते हो, आप बता सकते हो कि स्कूटी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, मतलब कि आप उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हो। स्कूटी की स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, बस की स्पीड को आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि वो ना तो बहुत ज्यादा तेज गति से चल रही है, ना वो बहुत ज्यादा स्लो गति से चल रही है। तो बस की जो वेलोसिटी है, स्कूटी की जो वेलोसिटी है, साइकिल की जो वेलोसिटी है ना, ट्रक की जो वेलोसिटी है, कार की जो वेलोसिटी, इन सबकी वेलोसिटी जो है, इन सबका जो वेग है, वो ना तो बहुत ज्यादा तेज है, सुपरसोनिक विमान की तरह नहीं है, और ना ही वो लोहे के जंग लगने की तरह बहुत धीमी गति से है। तो ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से और दूसरी कॉलोनी तक जाना है तो मुझे सालों साल लग जाएंगे, भैया मुझे एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी जाना है तो स्कूटर लेकर के मैं आसानी से जल्दी से पहुंच जाऊं। तो इतनी स्पीड है कि हम इसका वेग माप सकते हैं, वेग को मापा जा सकता है तथा इन अभिक्रियाओं का वेग जो क्या है, इन अभिक्रियाओं का वेग आसानी से आप माप सकते हो, मेजरेबल है बेटा। अच्छा, ये अभिक्रिया कौन सी, ये आणविक प्रकृति की अभिक्रिया है। कौन सी है, आणविक प्रकृति की, अणुओं के बीच होने वाली अभिक्रिया। किसके बीच में, अणुओं के बीच में। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु ये जब टूटेगा, आणविक अभिक्रिया। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अणु, अणु मतलब कि आणविक अभिक्रिया। एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन, तो एस्टर जो है वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करेगा, अणुओं के बीच में होने वाली, तो अणुओं के बीच में होने वाली आणविक प्रकृति की। ये देखो अणुओं के बीच में, इन दोनों अणुओं के बीच में होने वाली अभिक्रिया, तो अणुओं के बीच में होने वाली ये जो अभिक्रिया है इसको हम बोलते हैं आणविक अभिक्रिया। और आणविक अभिक्रिया है मतलब कि मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया, मध्यम गति से होने वाली अभिक्रिया। अणुओं के बीच में अभिक्रिया जब भी होगी ना तो बहुत ज्यादा तेज होगी और ना वो बहुत ज्यादा धीमी गति से होगी, मध्यम गति से होगी, मंद गति से होगी, ठीक ठाक होगी, इस पर आप मेजर कर सकते हैं। तो ये बच्चों अभिक्रिया के वेग के आधार पर प्रकार है, अभिक्रिया की स्पीड के आधार पर प्रकार है। मेरे ख्याल से ये भी आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लो। तो नोट्स अच्छे बनाना बेटा, नोट्स अच्छे बनाओगे भैया गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ जाए, चलो नोट कर लिया होगा आपने मेरे ख्याल से, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लिए हमने। अब अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग होता क्या है भैया। मैं कितनी देर से बोल रहा हूं कि अभिक्रिया की स्पीड तेज होनी चाहिए, स्पीड तेज होनी चाहिए, स्पीड तेज या स्पीड स्लो होनी चाहिए, स्पीड स्लो। स्पीड होती क्या भैया, अभिक्रिया की स्पीड क्या होती है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एक स्कूटी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो किसी स्कूटी की स्पीड निकालनी हो, किसी व्यक्ति की स्पीड निकालनी हो, या किसी कार की स्पीड निकालनी हो, तो आप क्या लिखो, किसी भी कार व्यक्ति इनकी स्पीड निकालनी हो तो वेग बराबर दूरी बटा समय, या वेग के लिए आप विस्थापन का इस्तेमाल करते हो, विस्थापन बटा समय। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे दूरी में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ये लिखते हो ना, ऐसे करते हो। अब ये मत बोलना कि सर वेग में तो दूरी की जगह विस्थापन आता है, अरे भैया विस्थापन आता है, हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर दूरी विस्थापन सब कुछ हम एक जैसा मान करके हम बातों को समझने का प्रयास करें। तो आप क्या करते हो, वेग या चाल जो होता है उसके लिए आप क्या लिखते हो, दूरी बटा समय, दूरी में होने वाला परिवर्तन बटा समय में होने वाला परिवर्तन। ये होता है स्कूटी की चाल निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से आप किसी इंसान की चाल निकाल सकते हो, है ना, किसी गाड़ी की चाल। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग भी दूरी बटा समय के जैसा ही इसका फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान रखना है नीचे तो समय ही रखना है, लेकिन ऊपर रखना है आपको सांद्रता, सांद्रता में परिवर्तन। जैसे कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो यहाँ पे दूरी में परिवर्तन ना करके सांद्रता में परिवर्तन है। बात समझ में? तो जब आपको किसी व्यक्ति की चाल निकालनी हो, किसी व्यक्ति की स्पीड निकालनी हो, किसी व्यक्ति का वेलोसिटी निकालना हो, तो आप क्या लिखते हो, उस व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बटा समय में होने वाला परिवर्तन। आपको किसी व्यक्ति की चाल निकालनी हो या किसी व्यक्ति द्वारा जो वेलोसिटी है उसकी वो निकालनी, तो आप क्या लिखते हो, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी बटा समय में होने वाला परिवर्तन, ये लिखते हो। लेकिन आपको पूछा अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया में कौन होता है, अभिक्रिया में भैया एक तो होता है अभिकारक, अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिक्रिया के दौरान एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। तो किसी भी अभिक्रिया का वेग मतलब होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें समय का भाग लगा दो। तो आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है, अभिक्रिया का चाल या अभिक्रिया की चाल या अभिक्रिया का वेग निकालना है। दूरी की जगह आ जाएगा सांद्रता और नीचे आ जाएगा समय, दूरी बटा समय, सांद्रता बटा समय, ये अभिक्रिया का। तो सांद्रता मतलब क्या, सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो देखो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा समय में होने वाला परिवर्तन। चलो अब इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं। चलो क्या है, इसको हम थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ऐसे समझ लो बच्चों, ऐसे समझो कि मान लो आपको अभिकारक जो है, इस अभिकारक की सांद्रता मान लो शुरुआत में देखी है 10 मोलर देर की, कितनी देर की, 10 मोलर। शुरू में अभिकारक की सांद्रता कितनी देर की है, 10 मोलर देर की, और कुछ समय बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी देर की, 5 मोलर देर की। मान लीजिए शुरुआत में आपको अभिकारक की सांद्रता 10 मोलर देर की, बाद में आपको अभिकारक की सांद्रता 5 मोलर देर की। अब मैं बोलूं बताओ अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, आप क्या बोलोगे सर अभिकारक की सांद्रता में 10 - 5 कितना परिवर्तन हुआ। मैं बोल रहा हूं ये परिवर्तन हुआ 5 सेकंड में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 सेकंड में अभिकारक 10 मोलर से हो गया 5 मोलर, तो आप बोलोगे अच्छा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना, 10 में से 5 चलेगा 5 बचेगा, और समय में परिवर्तन कितना 5 सेकंड, तो ये कितना आ गया 1 मोलर प्रति नीचे क्या सेकंड, तो 1 मोलर सेकंड प्रति सेकंड। इस तरह से आप बच्चों अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हो। बात समझ में? तो अभिक्रिया का वेग निकालना है तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा सी का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन। तो डेल्टा सी मतलब कि लघु अंतराल डेल्टा टी में
सांद्रता में कितना परिवर्तन। अच्छा, डेल्टा टी का मतलब क्या है? डेल्टा टी का मतलब होता है समय में परिवर्तन। तो ये है आपका समय में परिवर्तन और ये है आपका सांद्रता में परिवर्तन। समय में परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में किसकी सांद्रता में परिवर्तन? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। और समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा सी मतलब क्या? लघु समयांतराल डेल्टा टी। डेल्टा टी वाले समयांतराल में सांद्रता में कितना परिवर्तन है? अच्छा, दूसरा यहाँ पे प्लस चिन्ह या माइनस। प्लस चिन्ह का प्रयोग उत्पाद की सांद्रता के संदर्भ में करते हैं और माइनस चिन्ह का प्रयोग अभिकारक की सांद्रता के संदर्भ में करते हैं। इसका मतलब ये यहाँ देखो, यहाँ पे लगा हुआ प्लस और यहाँ पे माइनस लगाओ। प्लस तब लगाएंगे जब आप उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं और माइनस तब लगाएंगे जब आप क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन देखते हैं। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन प्लस, क्रियाकारक की सांद्रता में परिवर्तन माइनस। ध्यान रखना, प्लस तब लगाते हैं जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है और माइनस तब लगाते हैं जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्यों भैया? लिख लो ना अपने साथ साथ, लिखना है। तो भैया किसी भी अभिक्रिया के वेग की बात करेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे तो माइनस आएगा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के लिए माइनस चिन्ह, अभिकारक के लिए माइनस और उत्पाद के लिए प्लस। क्यों? ऐसा क्यों? चलो मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है, चलो इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। केवल समझने की दृष्टि से मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो आप मार्केट से दूध लेकर के आए, ताजा ताजा दूध लेकर के आए, दूध से आपको बनाना है दही। मान लो आप मार्केट से दूध लेकर के आए, ताजा ताजा बढ़िया से दूध लेकर के, आपको दूध से दही बनाना। आप 1 केजी दूध लेकर के, 1000 ग्राम आप दूध लेकर के आए मार्केट से, आपको दही बनाना। तो आप मुझे बताओ भैया, शुरुआत में जब मार्केट से आप नया नया दूध लेकर के आओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि भैया दूध लाते ही वो दही में बदल गया। दूध लाओगे, थोड़ी देर उसको रखोगे, 2 4 10 15 घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे, 1 दिन होगा, 1.5 दिन होगा, तब जाकर के थोड़ा सा दही बनेगा। तो भैया शुरुआत में दूध आपने 1000 लिया, अब मान लो 1.5 दिन बाद 1000 में से आपने 500 ग्राम जो है उससे दही बना दिया। 1000 ग्राम दूध का 500 ग्राम का आपने दही बना दिया, तो अब दूध कितना बचा? 500 ग्राम बचा। मतलब कि अभिकारक जो है वो समय के साथ क्या हुआ है? कम हुआ है। अभिकारक की मात्रा समय के साथ कम होती है और उत्पाद शुरुआत में कितना था? दही शुरू में तो 0 था ना, शुरुआत में दही 0 था, 0 से बढ़कर के 500 हो गया। उत्पाद की मात्रा समय के साथ बढ़ती है, अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटती है। तो भैया एक बात ध्यान रखना, शुरुआत में आपने कोई भी नई चीज मार्केट से लेकर के आए तो भैया शुरू में तो ज्यादा ही होगा, जैसे जैसे वो क्रिया करेगा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अभिकारक की मात्रा कम होती है इसलिए माइनस चिन्ह और उत्पाद की मात्रा ज्यादा होती है समय के साथ इसलिए प्लस चिन्ह। अभिकारक की मात्रा समय के साथ घटती जाती है, उत्पाद की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है इसलिए प्लस चिन्ह होता है। यहाँ तक की बात पक्का? तो भैया प्लस चिन्ह उत्पाद के लिए आएगा और माइनस चिन्ह अभिकारक के लिए आएगा। माइनस चिन्ह अभिकारक के लिए क्यों आएगा? क्योंकि समय के साथ अभिकारक जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है। और उत्पाद के लिए प्लस चिन्ह क्यों आएगा? क्योंकि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है, समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। बात क्लियर है? 100%। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो होता है वो तो टाइम के साथ में कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक की कुछ मात्रा किसमें बदल जाएगी? उत्पाद में। अगर आप 1000 ग्राम लेकर गए तो 1000 ग्राम से बाद में 500 या 600 या जो भी थोड़े बहुत कम बचेंगे। इसको ऐसे समझो, मैं आपको बताऊं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीस है आपके पास, ठीक है? अब 1 लाख रुपीस है तो भैया आप उस 1 लाख रुपीस शुरुआत में आपके पास, ऐसा समझो शुरुआत में आपके पास में 1 लाख रुपया है, कितना है? 1 लाख रुपीस है आपके पास शुरुआत में। अब उस 1 लाख रुपीस से आप भैया कुछ ना कुछ अपने घर के खर्चे करोगे, अपने घर को चलाओगे, अपने घर का राशन लेकर के आओगे, घर के जो भी घर का किराया है, जो भी घर के खर्चों का, तो भैया घर का खर्चा करने में कुछ ना कुछ तो अमाउंट जाएगा ना। तो टाइम के साथ में ये जो 1 लाख रुपया वो कितना बचेगा? समय के साथ कम होकर 50,000 रुपए बचेंगे। तो भैया शुरुआत में आपके पास अभिकारक बहुत ज्यादा 1 लाख था, समय के साथ कम हो गया। भैया टाइम के साथ में अभिकारक कम होता है। आप कोई भी नई मार्केट से चीज लेकर के आओगे तो भैया टाइम के साथ में कम होती जाएगी, बढ़ेगी थोड़ी। तो अभिकारक जो है वो समय के साथ कम होता है, उत्पाद समय के साथ बढ़ता है। तो उत्पाद के लिए प्लस चिन्ह क्यों? क्योंकि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय के साथ उत्पाद की मात्रा बढ़ती है। अच्छा, अभिकारक के लिए माइनस चिन्ह क्या आता है? क्योंकि समय के साथ क्रियाकारक या अभिकारक की मात्रा घटती है। समय के साथ अभिकारक की मात्रा घटती है और उत्पाद की मात्रा समय के साथ बढ़ती है। ठीक है, फिर क्या देखो, गैसीय अभिक्रिया के लिए R बराबर प्लस माइनस डेल्टा P बटा डेल्टा T, ये लिखते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, अभिक्रिया का वेग जो है उसको प्लस माइनस डेल्टा C बटा डेल्टा T इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, सांद्रता में परिवर्तन जो है उससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को दाब में परिवर्तन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लो एक क्रियाकारक अगर गैसीय हो, गैस अवस्था में जो क्रियाकारक होते हैं उनके लिए हम दाब में परिवर्तन चिन्ह उपयोग करते हैं। दाब में परिवर्तन, तो दाब में परिवर्तन कब इस्तेमाल होगा? जब अभिकारक या उत्पाद जो है वो गैसीय अवस्था में हो। अभिकारक या उत्पाद अगर गैसीय अवस्था में हो, डेल्टा P बटा डेल्टा T का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बेटा आगे। अच्छा, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई क्या होती है? अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है? सांद्रता। सांद्रता की इकाई क्या होती है? सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर बटा समय का मतलब क्या? सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर सेकंड, या इसको आप क्या लिखते हैं? मोल प्रति लीटर को क्या लिखते हैं? मोलरता। तो मोलरता बटा सेकंड, अभिक्रिया के वेग की इकाई हो जाएगी मोल प्रति लीटर बटा सेकंड, मोलरता बटा सेकंड। क्लियर? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया था कि अभिकारक जो होता है, अभिकारक की सांद्रता देखो, समय के साथ क्रियाकारक या अभिकारक की मात्रा घटती है, तो क्रियाकारक की मात्रा जो है वो घटती है। और उत्पाद के लिए क्या है? प्लस चिन्ह का उपयोग। उत्पाद, उत्पाद मतलब कि सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है और क्रियाकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। देखो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब कि क्रियाकारक समय के साथ घटेगा और उत्पाद जो है वो समय के साथ बढ़ेगा। शुरुआत में उत्पाद कितना है? शुरुआत में उत्पाद कितना? देखो शुरुआत में उत्पाद कितना होता है? 0। तो शुरुआत में देखो T बराबर 0 सेकंड पर, 0 पर ये 0 है, 0 से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और क्रियाकारक क्या है? शुरुआत में अधिकतम है, देखो शुरुआत में 1000 है सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे कम होता है 1000 से 800, 800 से 900, मतलब कि शुरू में मैक्सिमम ही होगा, उसके बाद तो कम होता जाएगा, तो उसके बाद सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे 1000 से 800, 800 से 700, 600, 500, 400 ऐसे कम होता जाएगा। देखो ये ग्राफ है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे
अभिक्रिया के वेग का प्रकार, अभिक्रिया के वेग का प्रकार, अभिक्रिया के वेग के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? अभिक्रिया के वेग के प्रकार। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूं, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया का वेग का प्रकार, अभिक्रिया का वेग का प्रकार। पहला क्या है? तात्क्षणिक वेग, और दूसरा है औसत वेग। पहला है तात्क्षणिक वेग और दूसरा है औसत वेग। दो वेग पढ़ने हमको, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे देखने वाले औसत वेग। औसत वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है एवरेज। जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो ना, तो देखो हमारे पास अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय में परिवर्तन। ठीक है, ये अभिक्रिया का वेग होता है। अब बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया का वेग जो उसके दो प्रकार है, पहला है औसत वेग और दूसरा है यहाँ पर तात्क्षणिक वेग। औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग क्या होता है? चलो, औसत वेग मतलब कि औसत वेग के दौरान बच्चों समय में परिवर्तन होता है ना, ये बड़े समय अंतराल के लिए होता है, बड़े समय अंतराल के लिए। औसत वेग एक बड़े समय अंतराल के लिए होता है, ठीक है, और तात्क्षणिक वेग बहुत छोटे समय अंतराल के लिए होता है। तात्क्षणिक वेग बहुत छोटे समय अंतराल के लिए, मतलब कि तात्क्षणिक वेग जो है उसमें समय अंतराल लगभग 0 के बराबर, मतलब कि क्षण विशेष पर कितना वेलोसिटी, क्षण विशेष पर छोटे समय अंतराल के लिए, या क्षण विशेष पर वेग। जब किसी क्षण विशेष पर वेग वेलोसिटी की बात करते हो तो तात्क्षणिक वेग, और औसत वेग मतलब कि बड़े समय अंतराल के लिए। मान लो मैंने आपसे बोला कि 10 सेकंड से लेकर के 50 सेकंड के बीच बड़े समय अंतराल में क्या वेलोसिटी, तो वहां पर औसत वेग आएगा। और मैंने आपसे बोला कि बताओ 5वें सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, तो उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। बात क्लियर हुई? मैं क्या बोल रहा हूं? औसत वेग का मतलब मैंने आपसे बोला कि बताओ 10 सेकंड से 100 सेकंड के बीच में कितना वेलोसिटी है, तो आप बोलोगे अच्छा 10 सेकंड से 100 सेकंड एक अंतराल है, बड़ा समय अंतराल है, तो बड़े समय अंतराल में जो वेलोसिटी उसको क्या बोलेंगे? औसत वेलोसिटी। और दूसरा है तात्क्षणिक वेलोसिटी। मेरा बात सुनना ध्यान से, समझ में आ रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, औसत वेग का मतलब एक समय अंतराल में क्या वेलोसिटी। जैसे मान लो मैंने बोला कि 500 सेकंड से लेकर के 550 सेकंड के बीच में वेलोसिटी क्या, 500 से 550 एक अंतराल है बेटा, 50 सेकंड का अंतराल है, औसत वेलोसिटी। लेकिन मान लो मैंने आपसे बोला 5वें सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, क्षण विशेष पर वेलोसिटी कितनी है, तात्क्षणिक वेलोसिटी। समझ में? तो बस वही चीज है कि अभिक्रिया के दौरान एक निश्चित मापने योग्य समय अंतराल में, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? मापने योग्य समय अंतराल, मतलब कि एक समय के अंतर में, समय के अंतराल में, एक निश्चित समय के गैप में, 50 सेकंड के गैप में, 500 सेकंड के गैप में, 1000 सेकंड के गैप में, 1000 मिनट के गैप में, तो अगर समय अंतराल है हमारे पास, समय अंतराल में आने वाला वेलोसिटी जो है वो औसत वेलोसिटी। तो एक निश्चित मापने योग्य समय अंतराल में वेलोसिटी जो है उसको बोलते हैं औसत अभिक्रिया वेग, और इसको हम आर डैश से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर डैश। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल दिया, अभिक्रिया ऐसे भी बनता है, यहाँ पे मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को आर डैश भी लिखते हैं। आर डैश को हम क्या लिखेंगे? T2 सेकंड और T1 सेकंड के बीच में इस समय अंतराल में डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब कि एक बड़ा समय अंतराल, इस T2 से लेकर के T1 वाले समय अंतराल में बेटा सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, अभिकार की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। T2 सेकंड पर मान लो अभिकार की सांद्रता A2 रह गई, और T1 सेकंड पर मान लो अभिकार की सांद्रता A1 थी, तो भैया सांद्रता में परिवर्तन कितना है? डेल्टा ए। समय में परिवर्तन कितना? डेल्टा टी। तो A1 मतलब कि अभिकार A की सांद्रता T1 समय पर, A2 मतलब कि अभिकारक A की सांद्रता T2 समय पर, तो जो गैप है वो हो जाएगा सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, ये हो जाएगा बेटा औसत वेलोसिटी। तो औसत वेलोसिटी बच्चों एक निश्चित समय अंतराल होता है, समय T2 से लेकर के समय T1, समय 500 सेकंड से लेकर के 1000 सेकंड, तो एक समय अंतराल T2 सेकंड से लेकर के T1 सेकंड, या T2 मिनट से लेकर के T1 मिनट के बीच में कितना वेलोसिटी, वो हम इससे प्रदर्शित करते हैं। ये है उसका फॉर्मूला, तो इसको आपने नोट कर लिया। दूसरा है बच्चों तात्क्षणिक वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान रखना, जब एक बड़े समय अंतराल या एक समय अंतराल के लिए, मापने योग्य समय अंतराल के लिए, मान लो मैंने बोला 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, तो 2 सेकंड और 3 सेकंड समय अंतराल है, मापने योग्य समय अंतराल है। 2 सेकंड को भी आप मेजर कर सकते हो, 3 सेकंड को भी आप मेजर कर सकते हो, तो 2 से 3 सेकंड के बीच में जो समय अंतराल है वहां वेलोसिटी कितना? औसत वेलोसिटी। तो जब भी एक समय अंतराल के लिए वेलोसिटी निकालोगे तो औसत वेलोसिटी आएगा, लेकिन तात्क्षणिक मतलब कि क्षण विशेष पर 5वें सेकंड पर क्या वेलोसिटी, तो तात्क्षणिक वेलोसिटी। या मैंने आपसे बोला कि भैया बताओ 500वें सेकंड पर कितनी, उस पर्टिकुलर सेकंड पर, उस पर्टिकुलर क्षण पर कितना वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर क्षण पर अगर बोला जाए तो भैया उस तात्क्षणिक वेलोसिटी बोलेंगे। अभिक्रिया के दौरान किसी क्षण विशेष पर 5वें सेकंड पर या 10वें सेकंड पर अभिक्रिया का वेग कितना है उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण आपका हो जाएगा ए बी का निर्माण करता है इस अभिक्रिया के लिए, इसकी तात्क्षणिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो तात्क्षणिक वेलोसिटी को हम प्रदर्शित करते हैं इससे, आपका औसत वेग जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच करे, मतलब कि समय अंतराल जब 0 को अप्रोच करे, बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल, समय अंतराल बहुत कम। अब मान लो मैंने बोला 5 सेकंड पर, तो 5 सेकंड पर 5वें सेकंड पर भैया वेलोसिटी कितना है, तो सूक्ष्म समय अंतराल, समय अंतराल को चाहिए 0 को अप्रोच कर रहा है भैया। समय अंतराल जब बहुत छोटा, बहुत क्षणिक, बहुत कम समय अंतराल हो, जब बहुत बड़ा समय अंतराल हो तब तुम औसत वेग का इस्तेमाल करते हैं, जब बहुत छोटा समय अंतराल हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तात्क्षणिक वेग का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हो ये तात्क्षणिक वेग इसको हम प्रदर्शित करते हैं आर इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक वेलोसिटी बराबर लिमिट, लिमिट मतलब कि इसमें जो समय अंतराल जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, यहाँ पर समय अंतराल की जो लिमिट है वो 0। अच्छा फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो माइनस डेल ए बटा डेल टी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको देखा है क्रिया कारक के लिए चिन्ह हमेशा माइनस आता है, जब भी क्रिया कारक आपको देखा तो क्रिया कारक के लिए चिन्ह हमेशा माइनस आएगा। अच्छा तो ये तो क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ, क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन आ जाएगा। अच्छा फिर देखो दूसरा क्या, या फिर आप इसको उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के पदों में भी लिख सकते हो, तो डेल्टा बी बटा डेल्टा टी,
तो ये बी की सांद्रता में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, तो ये होता है बच्चों तात्क्षणिक वेलोसिटी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसके लिए या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आर बराबर माइनस डी ए बटा डी टी बराबर माइनस डी लिख सकते हो। तात्क्षणिक वेलोसिटी में परिवर्तन को डी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना बड़े समय अंतराल में परिवर्तन अगर है, बड़े समय अंतराल में बड़ा परिवर्तन, बड़े परिवर्तन के लिए हम डेल्टा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही क्षण भर के परिवर्तन, तात्क्षणिक परिवर्तन, छोटे परिवर्तन, छोटा अत्यंत छोटा परिवर्तन उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़े समय अंतराल के बड़ा परिवर्तन है अगर तो डेल्टा से, छोटा परिवर्तन उसको डी से। तो ये जो छोटे समय अंतराल में जो परिवर्तन है, देखो ध्यान से, छोटे समय अंतराल में जो परिवर्तन उसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो या तो आप डेल्टा टी इक्वल 0, लिमिट डेल्टा टी इक्वल 0 की जगह यहाँ पे डेल्टा इस पूरे की जगह आप या तो डी लिख लो, इस पूरे या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर इस पूरे की जगह आप ये लिख लो। छोटा समय अंतराल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिखेंगे क्या, डी बी बटा डी टी, इस पूरे की जगह डी। तो जब छोटा परिवर्तन हो तो उसको हम लिखते हैं डी, ऐसे भी हम प्रदर्शित करते हैं। देखो अच्छा, माइनस चिन्ह क्यों लगाया, माइनस चिन्ह से लगाया क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ कम होती है, क्रिया कारक अभिकारक समय के साथ कम होता है, और उत्पाद जो है ये उत्पाद समय के साथ बढ़ता है। क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। क्लियर? तो ये है तात्क्षणिक वेलोसिटी। अच्छा, अब हम बात करेंगे तात्क्षणिक वेलोसिटी का ग्राफ कैसे देखो। तात्क्षणिक वेलोसिटी का मतलब क्षण विशेष पर वेलोसिटी है। तो देखो क्षण विशेष पर वेलोसिटी, तो ये ए की सांद्रता समय के साथ कम हो रही, किसी क्षण विशेष पर, मान लो इस क्षण पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इस क्षण, तो ध्यान रखना किसी क्षण विशेष पर वेलोसिटी निकालने के लिए आप उस बिंदु पर, जिस क्षण पर आपको वेलोसिटी निकालनी है उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। जिस भी क्षण विशेष पर आपको वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच लो, उस स्पर्श रेखा का जो ढाल है वही हो जाएगा तात्क्षणिक वेलोसिटी। मान लो मैंने ग्राफ, इधर देखो, इधर देखो, मान लो मैंने ये क्रिया कारक के पदों में, मान लो मैंने उत्पाद के पदों में बनाया, ये उत्पाद के पदों में, ये आपका है उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता के पदों में मान लो मैंने ग्राफ बनाया। किसी क्षण विशेष पर, मान लो इस क्षण पर अगर मुझे, मान लो इस क्षण विशेष पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, इस क्षण विशेष पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो भैया इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींच लो, इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो। यदि आपको किसी क्षण विशेष पर अगर आपको वेलोसिटी निकालनी, तात्क्षणिक वेग निकालना, तो इस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो, स्पर्श रेखा का जो ढाल होगा वही आपका तात्क्षणिक वेग होगा। तो अभी क्या तात्क्षणिक वेग होगा, आपको बताया कि डेल्टा टी जो जब 0 को अप्रोच करेगा तो डेल सी अपन डेल्टा टी डी से अपन डी टी भी लिख सकते हो। सांद्रता और समय के मध्य खींचेगा ग्राफ टी पर स्पर्श रेखा का ढाल, देखो क्या लिखा है, स्पर्श रेखा का ढाल। ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा का जो ढाल है वो ढाल ही क्या होगा, इसका तात्क्षणिक वेग। ये जो स्पर्श रेखा किसी क्षण विशेष पर, इस क्षण पर अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसी क्षण पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किसी क्षण विशेष पर अगर मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। किसी क्षण विशेष टी समय पर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तात्क्षणिक वेग, इसके लिए क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूंगा, तात्क्षणिक वेग। ठीक है, हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल बेसिक करेंगे, लेकिन कुछ थ्योरी से वो मैं आपको बता दूं। चल अब आते हैं भैया रासायनिक अभिक्रिया के रस समीकरण विधि के रूप में अभिक्रिया का वेग। चलो इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, तो आपको एक अभिक्रिया देखिए, इस अभिक्रिया के लिए हमको बताना है कि अभिक्रिया का वेग कैसे होता है, किस तरीके से चीजें लिखी जाती है। अब देखो, तो ए के विलुप्त होने का वेग आपको ये बात अच्छे से पता है कि क्रिया कारक जो होता है वो समय के साथ डिक्रीज होता है, क्रिया कारक जो होता है उसकी सांद्रता समय के साथ कम होती है, क्रिया कारक समय के साथ विलुप्त होता है, क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, क्रिया कारक समय के साथ गायब होता है, क्रिया कारक की सांद्रता में समय के साथ कमी आती है, क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ गिरती, कम होती, विलुप्त होती, गायब होता है, क्रिया कारक समय के साथ कम होता है। तो क्रिया कारक समय के साथ विलुप्त होता है, उसका वेलोसिटी अगर निकालना है तो माइनस डी बटा डी टी हो जाएगा। समझ में आया? ए के विलुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे, ए के विलुप्त होने की दर माइनस डी, ए की सांद्रता में परिवर्तन इसके साथ समय के साथ। चलो बी की बात करें तो बी क्रिया क्या होगा, बी क्या है, बी भी क्रिया कारक, ये दोनों क्रिया कारक है, ये दोनों ही क्रिया कारक है। ए वाला क्रिया कारक जो है उसका समय के साथ होने वाला परिवर्तन सांद्रता में ऐसे प्रकट होगा। बी के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर माइनस डी बी बटा डी टी, ये हो जाएगा। चलो फिर क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू है उत्पाद, पी और क्यू क्या है उत्पाद, पी है उत्पाद, क्यू भी है उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती, तो पी के प्रकट होने की दर, तो पी के प्रकट होने की दर, उत्पाद है, उत्पाद के लिए हमेशा प्लस चिन्ह आएगा, उत्पाद के लिए हमेशा क्या आएगा, प्लस चिन्ह। पी के प्रकट होने की दर तो डीपी, पी की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ बटा डी टी, डीपी बटा डी टी। अच्छा क्यू के लिए कैसे लिखेंगे, क्यू के लिए लिखेंगे प्लस डी क्यू, क्यू की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। इस तरह से हम ए और बी के विलुप्त होने की दर और पी और क्यू के प्रकट होने की दर को प्रदर्शित करते हैं। तो ए और बी के विलुप्त होने की दर, पी और क्यू के प्रकट होने की दर ऐसे प्रदर्शित होती है। ध्यान रखना ये अभिक्रिया का वेग नहीं है, अभिक्रिया का वेग नहीं है, ये अभिक्रिया का वेग नहीं है। याद रखना ये कौन सा वेलोसिटी है, ये ए के प्रकट होने की दर है, बी के सॉरी ए के विलुप्त होने की दर है, बी के विलुप्त होने की दर है, पी के प्रकट होने की दर है और क्यू के प्रकट होने की दर है। तो प्रकट होने की दर है और विलुप्त होने की दर है, लेकिन आपको अभिक्रिया का वेग निकालना तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लो मुझे यहीं पे अभिक्रिया का वेग लिखना हो, बेटा अंतर समझना, अभिक्रिया का वेग लिखना हो, मान लो यहीं पे मुझे अगर अभिक्रिया का वेग लिखना हो, अभिक्रिया की वेलोसिटी लिखनी है, तो ये अभिक्रिया की वेलोसिटी नहीं है। अभिक्रिया की वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, देखो माइनस डी ए बटा डी टी, माइनस डी ए बटा डी टी, डी जब भी आएगा तो तात्क्षणिक हो जाएगा। ध्यान रखना अभिक्रिया के वेग को लिखने के दौरान ये जो रस समीकरण मिति है उसको हम नीचे भाग लगाते हैं। चलो और ये तो ए के पदों में, चलो बी के पदों में कैसे, बी के पदों में माइनस डी बी बटा डी टी, ये आगे क्या लिखा है, रस समीकरण मिति गुणांक m2, तो ये आ जाएगा m2 बराबर उत्पाद p, तो उत्पाद के लिए प्लस आएगा p की सांद्रता में परिवर्तन बटा dt, इसका रस समीकरण मिति गुणांक हमेशा यहाँ लिखना है। और इसके अलावा क्यों, तो प्लस में आप क्या लिखेंगे डी क्यू बटा dt और n2, तो ये आ जाएगा n2। रस समीकरण मिति गुणांक हमेशा नीचे भाग लगाएगा, तो जब भी आप अभिक्रिया का वेग लिखेंगे तो रस समीकरण मिति गुणांक का नीचे आप भाग लगाएंगे। बात समझ में आ गई, अभिक्रिया का वेग लिखने के दौरान रस समीकरण मिति गुणांक का नीचे आप भाग लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा ए के विलुप्त होने की दर कितनी, ए कितने समय में विलुप्त होता है, उसका वेलोसिटी क्या है, ऐसे लिखेंगे बी के लिए सी और डी, मतलब पी के लिए। तो ये रहा अभिक्रिया का वेग, देखो माइनस डी बटा डी टी, माइनस है तो देखो माइनस डी बटा डी टी, ये आ गया, नीचे किसका भाग लगाया, देखो रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाया, तो ये रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नीचे लगाया। चलो फिर 1 बटा m2 रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाया, रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाया, अभिक्रिया का वेग के दौरान रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाया, माइनस डीबी अपन डी टी, तो माइनस डीबी अपन डी टी। चलो इसके अब इसको देखते हैं, डीपी बटा डी टी, डीपी बटा डी टी, इसका रस समीकरण मिति गुणांक 9 1 आ जाएगा,
माइनस डी क्यू बटा डी माइनस डी प्लस डी क्यू बटा डी उत्पादित प्लस डी क्यू बटा डी रस समीकरण में गुणा n2 रस समीकरण में गुणा n2। तो ये बच्चों अभिक्रिया के वेग को प्रदर्शित करने का तरीका है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। अभिक्रिया का वेग धनात्मक होता है। यहाँ जो माइनस लिखा है ना, ये तो ए के विलुप्त होने की दर, बी के विलुप्त होने की दर माइनस में, प्रकट होने की दर प्लस में, लेकिन अभिक्रिया का वेलोसिटी तो बेटा हमेशा ही क्या आएगा प्लस। अभिक्रिया का वेलोसिटी हमेशा धनात्मक होगा। अभिक्रिया का वेलोसिटी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। माइनस चिन्ह केवल और केवल, ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल अभिक्रिया की सांद्रता में कमी को दिखाता है, इसका और कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, आप जहां पर भी ये माइनस लिखते हैं ना, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो माइनस लिखा हुआ है, तो अभिक्रिया का वेग धनात्मक कैसे हुआ, ऋणात्मक हुआ। ये ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। ऋणात्मक चिन्ह केवल और केवल अभिकारक, इस अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलो मैंने यहाँ पर, चलो एक क्वेश्चन करने से पहले हम पहले आते हैं अभिक्रिया के वेग की इकाई। चलो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या है? चलो अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखते हैं, डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। आगे हम लिखते हैं प्लस माइनस, अगर उत्पाद है तो प्लस, क्रिया का माइनस। चलो क्या गया, ये क्या गया, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता को हम क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर बटा समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा सेकंड। तो मोल प्रति लीटर, देखो मोल प्रति लीटर और टाइम नीचे सेकंड आ गया, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर और सेकंड को आप ऊपर ले जाओ, सेकंड हो जाएगा सेकंड माइनस 1। ठीक है, तो मोल प्रति लीटर, लीटर को भी ऊपर ले आओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, या मोल लीटर, लीटर को आप ऊपर ले आओ -1 सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स। या मोल प्रति लीटर, सेकंड की जगह आप मिनट भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। या आप इसके लिए क्या लिखते हो, मोल प्रति लीटर को हम क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर को हम लिखते हैं मोल प्रति लीटर। अच्छा, सेकंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मिनट में भी, टाइम मिनट में भी आ सकता है, या आप मोल प्रति लीटर आवर -1 घंटा। ठीक है, आवर जो होता है उसके लिए कोई भी इकाई हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो अब करेंगे हम बेटा कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या देखो, N2O5 4 NO2 O2 यदि NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में 1.6 × 10⁻² मोल से बढ़ती है तो निम्नलिखित की गणना करो। तो NO2 की सांद्रता में परिवर्तन कितना वो लिखते हैं। 4 सेकंड में NO2 की सांद्रता कितनी बढ़ती है 1.6 × 10⁻² कितनी बढ़ती है। अच्छा, कितने समय में बढ़ती है, कितने समय में बढ़ती है, 4 सेकंड में बढ़ती है। तो निम्नलिखित की गणना करिए। NO2 के निर्माण का वेग, चलो NO2 का निर्माण कैसे लिखते हैं, NO2 के निर्माण का वेग, NO2 का निर्माण, NO2 का निर्माण ऐसे लिखते हैं, NO2 का निर्माण, ये है NO2 का निर्माण कैसे होता है, ऐसे। ध्यान रखना, NO2 के निर्माण का वेग जब लिखोगे तो इसमें रस समीकरण मिति गुणांक का भाग नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही। यदि यहाँ पे आपको पूछा जाए अभिक्रिया का वेग, सुनना बेटा, ध्यान समझना, अगर आपसे बोला जाए अभिक्रिया का वेग कितना होगा, अगर ये चौथा क्वेश्चन में सोल्व करूंगा तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग क्या होता है ये अगर आपको पता लगाना, तब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा NO2 बटा डेल्टा टी। तब आप यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक का नीचे भाग लगाओगे। बात समझ में आ रही। यदि आपको अभिक्रिया का वेग पूछा जाता तो आपको रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पे अभिक्रिया का वेग नहीं पूछा है, NO2 का निर्माण पूछा है। NO2 का निर्माण तो केवल ये है। चलो NO2 की सांद्रता में कितना परिवर्तन है 1.6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय मोलर, पीछे मोलर, नीचे आ जाएगा 4 सेकंड, कितना आ गया देखो 0.4, ये आ गया 0.4 × 10⁻² मोलर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। अभिक्रिया का वेग निकालना, ये तो पहला क्वेश्चन है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलो चौथा, अभिक्रिया का वेग निकालना तो क्या आएगा 1/4 इंटू डेल्टा NO2 कितना, डेल्टा NO2 1.6 × 10⁻² डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी 4 सेकंड, क्या आ गया 4 से 4 गया 0.1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 × 10⁻², ये मोलर है, नीचे सेकंड है, मोलर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना, मान लो आपको कौन सा करना है, दूसरा करना है, सेकंड वाला। चलो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में हमको क्या पूछा है, O2 के निर्माण की दर, O2 के निर्माण की दर, O2 के निर्माण की दर कैसे आएगी, O2 के निर्माण की दर या ये डेल्टा O2 की सांद्रता में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, ये लिखोगे। अच्छा, ये लिखोगे बराबर, आप वो क्या लिख सकते हो, आप बताओ अभिक्रिया का वेग क्या लिख, चलो ये लिख लिया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमको ज्ञात करना है। हमें दूसरे क्वेश्चन पूछा O2 के निर्माण की दर ज्ञात करना। चलो आपने बताओ अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/4 NO2 की सांद्रता में परिवर्तन, समय में होने वाला परिवर्तन बराबर NO2 के पदों में लिख सकते हो, O2 के पदों में कैसे लिख सकते हो, O2 की सांद्रता में परिवर्तन बटा डेल्टा टी। रस समीकरण में कितना 1, तो नीचे यहाँ पे 1 का भाग लग जाएगा। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही देखो, 1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा टी, ये कितना आ रहा है, इसका मान कितना है 1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा टी, इसका मान कितना 0.1 × 10⁻², ये पूरा आपका दे रखा है, आपने कैलकुलेट किया 0.1 × 10⁻² मोल प्रति सेकंड। ये आंसर हो जाएगा O2 की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, ये हो जाएगा भैया आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 0.1 × 10⁻² मोल प्रति सेकंड, मोलर प्रति सेकंड। इस तरह से थर्ड आ जाएगा। थर्ड क्या देखा देखो N2O5, तो देखो अभिक्रिया के वेग को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, N2O5 की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया वेग में आप रस समीकरण मिति गुणांक का भाग लगाते हो, तो ये रस समीकरण मिति गुणांक का भाग आ गया। ठीक है, चल तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसका देखो क्या देखा है, और ये क्या आएगा माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। चल तो यहां पे क्या है देखो, ये आ जाएगा 1/4 डेल्टा NO2 बटा डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा N2O5 बटा डेल्टा टी बराबर कितना, नीचे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अच्छा, इस पूरे का मान कितना, इस पूरे का मान कितना 0.1 × 10⁻² मोल प्रति सेकंड बराबर, ये कितना है 1/2 इंटू डेल N2O5 बटा डेल्टा टी। चलो इस 2 का गुणा अंदर कर लो इसमें, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर ये 2 का गुणा यहाँ कर लेते क्या देखो -0.2 × 10⁻², 2 का गुणा इसमें करेंगे 0.2 × 10⁻² मोलर प्रति सेकंड, मोलर प्रति सेकंड, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल N2O5 बटा डेल N2O5 बटा डेल्टा टी।
तो इसका मतलब N2O5 के विघटन की दर कितनी हो जाएगी 0.2 × 10⁻2 मोल प्रति सेकंड। तो ये इस तरह से आपको बेटा क्वेश्चन करना है। तो ये बेसिक्स है, ये कुछ फंडामेंटल है, ठीक है। इन फंडामेंटल्स को आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से हमको चीजें चलानी है। क्लियर? चल तो अब आते हैं बच्चों पहले क्विज के क्वेश्चन पे। आज इतना देखेंगे, और भी क्वेश्चन है लेकिन इनको अगली क्लास में देखेंगे। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1, उदासीनीकरण की अभिक्रिया है तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मध्यम गति वाली अभिक्रिया, नन। चल दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। डायमंड का ग्रेफाइट में परिवर्तन है, डायमंड का ग्रेफाइट में परिवर्तन है तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, मध्यम गति वाली अभिक्रिया, कोई नहीं। चल पहले क्वेश्चन पे उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण बहुत तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया है, ठीक है। चलो दूसरा, डायमंड का ग्रेफाइट में परिवर्तन क्या है? चलो इसको हम समझते हैं। बेटा आपने टीवी में देखा होगा या आपने घरों में डायमंड के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। डायमंड जो होता है ना बच्चों, वो अस्थायी होता है, डायमंड अस्थायी होता है, और ग्रेफाइट जो होता है बेटा ये स्थायी होता है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, आपको बता दूं। कार्बन के 3 अपर रूप, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक फुलडेन है। डायमंड स्थायी होता है, डायमंड अस्थायी होता है और ग्रेफाइट स्थायी होता है। अगर डायमंड अस्थायी है तो ये तुरंत ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए। भाई हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ना, सर आप बता रहे हो डायमंड अस्थायी, अगर डायमंड अस्थायी है तो ग्रेफाइट में बदल जाना चाहिए, ग्रेफाइट अस्थायी है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं, मतलब बहुत धीमी गति से होता है। ऐसा करने में आपको 1000 से 2000 साल लग जाते हैं। तो डायमंड अस्थायी है और ग्रेफाइट स्थायी, इसीलिए डायमंड ग्रेफाइट में जाएगा तो सही, लेकिन बहुत धीमी गति से जाएगा। 1000 से 2000 साल लगेंगे, सालों साल, आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां निकल जाएगी। तो डायमंड कम स्थायी है और ग्रेफाइट ज्यादा स्थायी है, इसलिए डायमंड हमेशा बच्चों ग्रेफाइट में परिवर्तित होगा। लेकिन समस्या क्या है, बहुत धीमी गति से, अत्यंत मंद गति से, इसलिए ये बहुत ही मंद गति की अभिक्रिया। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा, ठीक है। पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा। अगली क्लास में रेट लो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम न्यूमेरिकल्स